होती है। शकील अख्तर जी। देखिए, आप कह रहे हैं बेटे और पत्नी के साथ आ गए, परिवार के साथ आ गए, तो ये परिवार जो है देश की राजनीति का बहुत बड़ा परिवार है और हरियाणा का तो है ही। चौधरी बीरेंद्र सिंह जो हैं सर छोटू राम के ग्रैंडसन हैं। सर छोटू राम एक ऐसा नाम है जो हरियाणा की राजनीति में वन एंड ओनली है। उनके बराबर कद का कोई नेता नहीं हुआ। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे, दीन बंधु ने कहा जाता था, जिन्होंने किसानों के आंदोलन किए और उनका प्रसिद्ध वाक्य किसानों के लिए कि ओ मेरे भोले किसान बोलना सीख, लड़ना सीख। बहुत बड़े संघर्षशील व्यक्ति थे सर छोटू राम, तो ये उनके नाती हैं। और जो आज चौधरी बीरेंद्र सिंह ने कहा वो उसी बड़प्पन के साथ कहा, उसी भारीपन के साथ कहा कि राजनीति में किस तरह से व्यवहार होना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए। तो ये उन्होंने उस गरिमा को चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बहुत अच्छी तरह निभाया है। और उनके आने से, उनकी वजह से आज कांग्रेस के मुख्यालय में एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जो बहुत लंबे अरसे बाद देखा गया। हरियाणा के सारे कांग्रेसी नेता एक मंच पर इकट्ठा थे। कांग्रेस में गुटबाजी की चर्चा हर राज्य में होती है, लेकिन इन दिनों हरियाणा में बहुत ज्यादा हो रही है और पिछले कई सालों से हो रही है। लेकिन आज चौधरी बीरेंद्र सिंह के स्वागत के लिए हुड्डा थे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, सुरजेवाला थे, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी शैलजा थी, किरण चौधरी थी, प्रदेश कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उदयभान जी वो थे। सारे नेता मौजूद थे और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा के बारे में एक ही बात कही जा रही है कि वहां पे जनता और कार्यकर्ता कांग्रेस को जिताना चाहती है, बहुत अच्छी तरह जिताना चाहती है, मगर ये गुटबाजी जो वहां की है वो कांग्रेस की जीत में सबसे बड़ी बाधा है। तो अगर ये दूर हो गई, जैसा कि आज दृश्य देखने को मिला, तो इसके बाद बीजेपी की मुसीबतें जो है सबसे ज्यादा हरियाणा में बढ़ जाएंगी और वहां लोकसभा के फौरन बाद जो है विधानसभा का चुनाव है। तो ये कांग्रेस के लिए आज एक बहुत ही पॉजिटिव चीज रही है। बीरेंद्र सिंह का आना, उनके बेटे ब्रजेंद्र सिंह तो पहले आ ही चुके हैं, एमपी हैं वो हिसार से, उनकी जो वाइफ है वो भी एमएलए रह चुकी हैं। तो ये एक अच्छी बात है। और जो चौधरी बीरेंद्र सिंह ने बड़े सदे हुए शब्दों में कहा, साफ तौर पे कहा पत्रकारों से बात करते हुए अलग अलग सबसे, तो उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। उन्होंने कहा हर पार्टी को छोड़ के लोग आते हैं और जाते हैं, चौधरी बीरेंद्र सिंह भी आए गए थे, मोदी जी का जब चढ़ाव का टाइम था, अब आए हैं तो वो कह रहे हैं उतार का टाइम है इनका। मैं देख रहा हूं इसको कि मोदी जी की लोकप्रियता तेजी के साथ गिरती जा रही है, भाजपा नीचे की तरफ जा रही है। उन्होंने कहा बस अब देखने की बात यह है कि वो किस गति से जाते हैं, बहुत तेज गति से या कुछ कम गति से, लेकिन उनकी लोकप्रियता गिर रही है और उनके उतार का समय शुरू हो गया है। तो ये तो हरियाणा की राजनीति थी जो कांग्रेस के लिए आज बहुत ही अच्छी रही। और दूसरी महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। लोकसभा चुनाव के बाद आपने 2014 के बाद देखा होगा, तत्काल बाद महाराष्ट्र में सबसे पहले बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी जी ने सरकार बना ली थी वहां पे, और सबसे ज्यादा तोड़फोड़ जो है उन्होंने महाराष्ट्र में ही मचाई है। शिवसेना को तोड़ा, शरद पवार को तोड़ा, कांग्रेस को तोड़ा, हर पार्टी को तोड़ा है उन्होंने वहां पे। लेकिन उसके बावजूद भी ये तीनों पार्टियां जो हैं इस बात के लिए एक मत है कि इस बार लोकसभा के चुनाव में एक साथ लड़के, और उसका विधानसभा के चुनाव है, मोदी जी को और बीजेपी को हराना है। उद्धव ठाकरे को सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं, वो ठीक है, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री रहते हुए महाराष्ट्र में एक बहुत अच्छी इमेज बनाई है और आज महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में उद्धव ठाकरे शामिल है। उनके ऊपर लोग विश्वास करते हैं, उनकी विश्वसनीयता बहुत बढ़ गई है। 21 सीटें उद्धव ठाकरे को, उसके बाद 17 कांग्रेस को, सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस, और 10 शरद पवार को।
और इस बार महाराष्ट्र जो है सबसे निर्णायक रोल अदा करने वाला है लोकसभा चुनाव में। वहां पे बीजेपी को और जो शिवसेना टूट के गई है उसको और अजीत पवार को बहुत बड़ी चोट लगने वाली है। अगर आप महाराष्ट्र जाएं, वहां के लोगों से मिलें, तो आपको मालूम पड़ेगा कि उद्धव के साथ आम जनता की बहुत गहरी सहानुभूति है। वो समझते हैं कि उद्धव के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है, विश्वासघात हुआ है, उसकी सरकार अच्छी चल रही थी, उसको जबरदस्ती हटाया गया है। तो राजीव जी, ये दोनों घटनाएं जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा केजरीवाल का फैसला, उस पर बाद में बात करेंगे। और मोदी जी का बनाए हुए मुद्दे से मतलब यह है कि मोदी जी उसको नहीं चाहते थे, मगर मोदी जी के द्वारा वो मुद्दा बना दिया गया। और वो मुद्दा है कांग्रेस का घोषणा पत्र, या जिसे वो न्याय पत्र कह रहे हैं। मोदी जी बार बार कांग्रेस के घोषणा पत्र पर जा रहे हैं और हर सभा में कांग्रेस के घोषणा पत्र का जिक्र कर रहे हैं। तो जाहिर है कि लोगों की दिलचस्पी कांग्रेस के घोषणा पत्र में बढ़ती चली जा रही है और वो लोग बार बार उसको पढ़ रहे हैं। हमें रोज सुबह से जाने कितने ऐसे फोन आते हैं जो पढ़ के और हमसे पूछते हैं कि साहब इसमें मुस्लिम लीग कहां लिखा है। हम कहते हैं फिर से पढ़िए, शायद मिल जाए आपको, मोदी जी ने कहा है, ढूंढिए इसमें। फिर वो कहते हैं कि मुस्लिम लीग तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, हिंदू मुसलमान तो इसमें कहीं दिख नहीं रहा, और मोदी जी तो यही बार बार बोल रहे हैं। तो हमने पूछा कि दिख क्या रहा है भाई? कि इसमें तो हमें नौकरी दिख रही है, इसमें तो हमें शिक्षा दिख रही है, इसमें तो हमें यह दिख रहा है कि भूमिहीनों को जमीन मिलेगी, इसमें तो हमें यह दिख रहा है कि जो गरीब सवर्ण है, जो पिछड़ा है, जो दलित है, जो आदिवासी है, उसके लिए आरक्षण का केप राहुल कह रहे हैं 50% हटा दूंगा मैं। और इस पे जो एक बहुत अच्छी बात हमें दिख रही है वो चीन दिख रही है कि चीन पे तो क्या बात कही है घोषणा पत्र में कि बड़ी बड़ी बातों से कुछ नहीं होगा, सीना ठोकने से कुछ नहीं होगा, सुरक्षा कड़ी करना पड़ेगी। ये तो बहुत अच्छी बात कह दी इन्होंने। तो आज की तारीख में कांग्रेस का घोषणा पत्र सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बन रहा है। और एक बात आपको बता दें कि ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। कांग्रेस का घोषणा पत्र या कांग्रेस के जो महाधिवेशन होते थे, उनके जो राजनीतिक, आर्थिक, विदेश नीति के प्रस्ताव होते थे, वो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में चर्चा और उत्सुकता के केंद्र हुआ करते थे। ऐसे ही कांग्रेस के घोषणा पत्र भी, कांग्रेस के घोषणा पत्र में विकास की कहानी होती थी, गरीबी हटाओ होता था, और आज वही फिर से बन गया है। तो ये कांग्रेस के हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि उसका घोषणा पत्र उसके विरोधियों के द्वारा मुद्दा बनाया जा रहा है और कांग्रेस को कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। आपने देखा ना, रात के 12 बजे राहुल वीडियो बना रहे हैं, और किस पे बना रहे हैं? सिर्फ इस घोषणा पत्र पे। तो कांग्रेस भी समझ गई है, राहुल भी समझ गए हैं, राहुल की टीम भी समझ गई है। थके हुए राहुल से उस वक्त वो वीडियो बनवा रही है और कह रही है कि थोड़ी ऊर्जा से, एनर्जी से बनाइए। और राहुल अपनी पूरी एनर्जी से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जागे हुए। 24 घंटे में से 18 घंटे काम करते हुए भी अपने शेड्यूल का बताया। शेड्यूल में रात को रुके थे और रात भर उनकी कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग चलती रही थी वहां से, और सुबह वो निकले थे। तो ये कांग्रेस का घोषणा पत्र जो है इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा है, और आप देखेंगे कि इसके इर्द गिर्द ही सारा चुनाव होने वाला है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि घोषणा पत्र वर्सेस घोषणा पत्र होगा। लोग बीजेपी के घोषणा पत्र का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि इसमें जो है नौकरियों की क्या बात होगी। क्या मोदी जी ये लिखेंगे कि मैंने 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था प्रतिवर्ष, 20 करोड़ मैं दे चुका हूं। कांग्रेस कहां से नौकरी देगी? कांग्रेस के पास नौकरी देने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई बेरोजगार बचे ही नहीं है। तो लोग चाह रहे हैं कि मोदी जी ये लिख दें, बता दें कि 20 करोड़ नौकरी दे चुका हूं। और इसी तरह जो चीन पे, वो बोल दें कांग्रेस ने चीन पे लिखा है तो चीन पे जवाब दे दें। तो ये मुद्दे ऐसे हैं कि जिसपे हर आदमी मोदी जी के भाषण का नहीं, मोदी जी के घोषणा पत्र का इंतजार कर रहा है कि वो क्या लिखते और क्या लिखवाते हैं। जी राजीव जी, एक बहुत अच्छी बात आपने बताई कि राहुल गांधी, ये आज पता चल गया कि राहुल गांधी भी 18 घंटे काम करते हैं, क्योंकि अभी तक तो मोदी जी ही 18 घंटे काम करते थे, ऐसा सुनने में आता था। अभी आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी भी 18 घंटे काम करते हैं। जब वो रात को 12 बजे लौट रहे हैं तो उनसे कहा जा रहा है कि एनर्जी के साथ, पूरी फुल एनर्जी हो और वीडियो बनाइए। उस वीडियो के बाद राहुल गांधी जी शकील अख्तर जी, और उस ट्वीट को भी जरा ले आइए। उसके उस वीडियो के बाद राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया है, उसको भी लेंगे, लेकिन शकील अख्तर जी कुछ जोड़ना है। राहुल गांधी जो काम करते हैं उनके काम में पढ़ना भी शामिल है।
और मोदी जी के काम में पढ़ना शामिल नहीं है। राहुल जो है काफी किताबें भी पढ़ते हैं और जो कंटेम्प्रेरी लिटरेचर है आज का, और आज की जो चीजें हैं, आज की राजनीतिक गतिविधियां, सामाजिक गतिविधियां और दर्शन, मानविकी, ये भी पढ़ते हैं राहुल जी। अच्छा, तो ये भी एक नई जानकारी आपने दी। नहीं तो मुझे तो ये लग रहा था कि पढ़ने लिखने का अब सब खत्म हो चुका है, राजनेता तो पढ़ते ही नहीं है, लेकिन राहुल गांधी पढ़ते हैं। ये भी एक नई जानकारी आपने दी है। राजनेताओं में से राहुल गांधी अलग कैसे हैं दोस्तों, ये डिफरेंशिएट करना बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। दो लोगों को